हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो बम फोड़ा है रिसेंटली इमिग्रेशन को लेके, पीआर को लेके, उसके बारे में और क्या उम्मीद है, क्या रास्ते हैं आगे, थोड़ा सा उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नोट्स बना लो, क्योंकि हो सकता है ये छोटे छोटे नोट्स आपको काम आए जब आप एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट से अपना केस डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं और मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर आपको लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइस चाहिए तो किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन प्रोफेशनल से बात करिए, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, गूगल पे सर्च करिए और उनसे बात करके 2 4 5 लोगों से फिर डिसाइड करिए आपको किसके साथ काम करना है। मैं जो वीडियोस बनाता हूं इसमें ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं जितनी मुझे नॉलेज है, लेकिन प्लीज डू नॉट टेक माय वीडियोस एज लाइसेंस्ड एडवाइस और प्रोफेशनल एडवाइस। तो हाँ जी, आज की दुकान खोलने से पहले फटाफट वो घंटी वंटी बजा दो, वो सब्सक्राइब वगैरह कर दो जो होता है। और अगर आपको फनी शॉर्ट्स देखने हैं या फनी रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी आपका भाई आलसी आत्मा के नाम से ही मौजूद है। कनेडियन गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं इमिग्रेशन में, पीआर स्कीम में, और जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट आया है होम केयर वर्कर या पीएसडब्ल्यू वर्कर स्कीम में। होम केयर सपोर्ट वर्कर एक ऐसी स्कीम थी जो कनेडियन गवर्नमेंट ने खोली थी, जिसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम थी। आपको ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए थी, आपको बहुत ज्यादा आईएलटीएस का स्कोर भी नहीं चाहिए था, दूसरी क्वालिफिकेशन चाहिए थी। लेकिन कंपेयर्ड टू लॉट्स ऑफ अदर स्कीम्स, पीआर कैटेगरीज, ये एक बहुत ही सिंपल ऐसी चीज थी जिसमें बहुत लोगों ने अप्लाई किया और क्वालिफाई भी किए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बम फोड़ दिया है कि 2026 में हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, इस पे एक पॉज लगा रहे हैं। ये पॉज 1 साल का है, 6 महीने का है, या हमेशा के लिए ये गोली दी जा रही है कि अभी ऐसा बोल देते हैं बाद में इसको बंद ही कर देंगे, ये हमको नहीं पता है। लेकिन फिलहाल जो लोग अपना करियर चेंज करके इसकी पढ़ाई कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, या इससे उम्मीद थी उनको कि सपोर्ट वर्कर वाली कैटेगरी में हम क्वालिफाई कर जाएंगे पीआर के लिए, भाई उनके लिए तो वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज, वेरी सैड न्यूज कि कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन अब ले लिया है कि 2026 में दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी मोर एप्लीकेशंस अंडर दिस कैटेगरी। अब हम बात करते हैं एक और झटके की जो कनेडियन गवर्नमेंट ने दे दिया है, और वो है स्टार्टअप वीजा कैटेगरी। स्टार्टअप वीजा कैटेगरी में होता था कि आप अपना स्टार्टअप करेंगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बेसिस पे आपको वर्क परमिट दिया जाएगा, विच विल इवेंचुअली कन्वर्ट टू पीआर और उसके बाद सिटीजनशिप एंड ऑल दैट। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि अगर आपको स्टार्टअप वीजा कैटेगरी में अप्लाई करना है तो द डेडलाइन इज December 31st, जो कि एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग दिस वीडियो इज ओनली 4 days अवे। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट ने बताया है, ये बताया है फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए। अब इस कैटेगरी में क्या होता है कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको डिफरेंट स्टेजेस से ऑब्वियसली क्वालिफाई करना पड़ता है, और एट अ सर्टेन स्टेज आपको अगर वो अप्रूवल आ जाता है गवर्नमेंट से, देन यू हैव टाइम टू अप्लाई। तो उन केसेस में, जी हां, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं और वो स्टेज पार कर चुके हैं, उन केसेस में गवर्नमेंट ने उनको एक थोड़ी सी राहत दी है, थोड़ी सी एक्सटेंशन दी है जून 2026 तक की। लेकिन अगर आप भी सोच रहे थे कि चलो मैं फंड्स इकट्ठे कर रहा हूं, बिजनेस प्लान इकट्ठा हो गया है, और आप भी एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट की हेल्प से स्टार्टअप वीजा अप्लाई करने की सोच रहे थे नए साल में 2026 में, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने झटका दे दिया है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि स्टार्टअप वीजा कैटेगरी वालों को, फ्रेश एप्लीकेंट्स को December 31st तक ही अप्लाई करना है। उसके बाद दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी मोर फ्रेश एप्लीकेशंस। अब ये झटका पहली वाली कैटेगरी की तरह टेम्परेरी है, परमानेंट है, गोलीबाजी है, या गवर्नमेंट सच में रीअसेस करेगी वीजा कैटेगरीज को और एप्लीकेशंस को, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल किसी के पास कोई ज्यादा क्लैरिटी इस चीज को लेकर नहीं है। तो स्टार्टअप वालों थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है ऊपर वाला आपकी सुन ले। 2026 में गवर्नमेंट कुछ अनाउंस कर दे आप लोगों के लिए, फिर से प्रोग्राम को स्टार्ट कर दे, या कुछ चेंजेस के साथ, या कोई मिलता जुलता ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम ले आए, जो कि मुझे लगता है यहां की गवर्नमेंट ऐसा बहुत करती है, एक कैटेगरी को बंद करेगी तो उससे मिलता जुलता, ये नहीं कह रहा मैं कि उससे आसान, लेकिन मिलता जुलता कुछ लेके आ जाती है। तो लेट्स नॉट लूज ऑल होप, लेट्स बी होपफुल, लेट्स बी पेशेंट एंड लेट्स सी व्हाट द न्यू ईयर ब्रिंग्स। स्टार्टअप कैटेगरी से मिलता जुलता एक और था वीजा कैटेगरी, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा, वो था सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा।
इसको पॉज कर दिया गया था 2024 में। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि 2025 में कुछ होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हम लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि 2026 में चलो अब हो जाएगा, वो भी अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है मेरे भाई कि पॉज जो लगाया था 2024 में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और अभी तो कुछ नहीं पता कि हम इसको दोबारा लाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ लाएंगे। अभी गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है, तो हम भी चुप रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरफ गवर्नमेंट जा रही है या क्या नई कैटेगरीज गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसमें शायद आप लोग क्वालिफाई कर जाओ। अभी के लिए तो दोस्तों यही लग रहा है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग सम स्टेप्स जिससे वो पीआर वीजा इशुएंस को कम करना चाहती है, इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहती है, और ये भी हो सकता है कि नए साल में 2026 में वो कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे बहुत लोग ज्यादा क्वालिफाई हो जाए, बहुत लोग डिफरेंट कैटेगरीज में क्वालिफाई हो जाए। तो ये तो अभी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन क्या सारी उम्मीद मर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, सारी उम्मीद नहीं मरी है। प्लीज दोस्तों, डोंट लूज होप, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो प्लान है वो है 2026 में टीआर टू पीआर, टेम्परेरी रेजिडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंट बनाने का जो प्लान है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अभी भी बहुत हाई हैं उसमें। 2026 में करीबन 3,75,000 का उनका एस्टिमेट है कि वो लेंगे। 2027 में करीबन 3,60,000 और 2028 में भी करीबन 3,60,000 से 3,70,000 के बीच। तो अभी भी काफी लोगों को उनका प्लान है गवर्नमेंट का लेने का। कोई आपको ऐसी उम्मीद या होप लूज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, अपनी होप्स हाई रखिए और एक क्वालिफाइड लाइसेंस इमिग्रेशन एजेंट के टच में रहिए जो आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सके, ताकि अगर गवर्नमेंट 2026 या 2027 में कुछ ऐसा गुड न्यूज लेके आती है, कोई ऐसे प्लान्स इंट्रोड्यूस करती है नए जिससे आपका फायदा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस रेडी हो, आपके फंड्स रेडी हो, आपके इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अगर है तो वो रेडी, सब कुछ रेडी हो, और यू अप्लाई। जैसे ही वो स्कीम आती है ठड़ाक से एकदम से आप लोग अप्लाई कर दें और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो अब अगर हम बात करें कि किस केस में हमको अभी भी उम्मीद लगानी चाहिए, तो कुछ बातें फटाफट मैं टच कर लेता हूं। स्किल्ड कैटेगरी, ये बहुत देशों में होता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं न्यूजीलैंड में स्टूडेंट था करीबन 2006-2007 में, तब भी ये था कि स्किल्ड कैटेगरी जो है उसमें आप अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैविएट ये है कि स्किल कैटेगरी जो है वो अपडेट होती रहती है। सारी गवर्नमेंट्स रीअसेस करती हैं अपनी स्किल कैटेगरी को, भाई कौन से स्किल्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल पहले था कि जो शेफ है, कुक है, वो लोग पढ़ने जाते थे और उसमें रेस्टोरेंट में लग जाते थे और उसके थ्रू पीआर हो जाती थी। लेकिन मैं किसी को जानता हूं बहुत क्लोज फ्रेंड को, वो इसी कैटेगरी में गया था और उसके दौरान जब वो पढ़ाई कर रहा था तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि अब कुक नहीं होंगे। तो ये देखो, ये एक धोखा हो जाता है। कैनेडियन गवर्नमेंट को हमने देखा है कि पहले बिजनेस मैनेजमेंट, ये वो छोटे मोटे कॉलेजेस जो गली गली में खुले हुए थे, सबको वीजा मिल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने रातों रात ओंटारियो में खासकर ये कर दिया कि भाई कॉलेज बंद, सिर्फ पब्लिक या गवर्नमेंट कॉलेज वालों को वीजा मिलेगा। तो ऐसे ही चेंज होता रहता है। लेकिन स्किल्ड कैटेगरी में अभी भी उम्मीद है, आपको मिल सकता है। तो आपको चेक करना है क्वालिफाइड इमिग्रेशन के साथ बैठ के, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके, कि स्किल्ड कैटेगरी कौन कौन सी है। लोकेशन स्पेसिफिक इमिग्रेशन, लोकेशन स्पेसिफिक एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जो बहुत सी कंट्रीज अप्लाई करती हैं इमिग्रेशन के लिए। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मेजर बिजनेस सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी सिटीज है, उसी में सारे लोग आके ना भर जाएं और लोग, लेबर फोर्स अलग अलग शहरों में भी जाए, ताकि वहां की इकोनॉमी में भी हेल्प हो, वहां की रियल एस्टेट भी बढ़े। आप रेंट करेंगे, आप शॉपिंग करेंगे तो वहां की दुकानों का वो होगा, आप टैक्स भरेंगे तो आप लोग और शहरों में, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, एडमिंटन, कैलगरी, इनसे अलग होके भी दूसरी जगहों पे देखें। तो अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं, जो बहुत छोटे प्रोविंसेस हैं, मतलब साइज वाइज नहीं लेकिन पॉपुलेशन वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, सस्कैचुअन हो गया, मैनिटोबा हो गया, इनमें भी लोग जाएं। तो गवर्नमेंट ये भी पुश कर रही है और मुझे लगता है पर्सनली कि ये होता रहेगा कि गवर्नमेंट इस चीज को, प्रोविंशियल बेस्ड प्रोग्राम्स को, लोकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को पुश करती रहेगी। तो आप इस पे भी एक नजर जरूर रखना कि कहीं आप टोरंटो वगैरह से बाहर, ओंटारियो से बाहर तो कहीं क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो जरूर आपको अगर दिल है कनाडा आने का, मन बना ही लिया है भाई, तो फिर उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और बाद में इवेंचुअली आपको बड़े शहर आना है तो आप आ सकते हो, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी जिसके बारे में हमें और डिटेल्स 2026 में हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें दिखेगी, वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स। हाँ भैया, काम करना है, घरों पे इतना काम हो रहा है, सड़कों पे इतना काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी हुई पड़ी है, घर बन नहीं रहे, डिमांड घरों की अभी भी है। तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में
लोगों को क्वालिफाई किया जाए। सो एज अ लाइसेंस रियल्टर, जी हाँ, मैं एक लाइसेंस रियल्टर हूं इन ओंटारियो, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कॉन्फिडेंटली कि घरों की डिमांड आज से 3 साल पहले जो हुआ करती थी उसके मुकाबले बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी इतनी डिमांड है कि उनको नए घर बनाने हैं, गवर्नमेंट को, कंपनियों को नए घर बनाने हैं, बिल्डर्स को, लेकिन लेबर फोर्स ही इतनी कम अवेलेबल है कि उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर कैटेगरी निकलती है और उसमें मतलब हो सकता है वो कंट्री स्पेसिफिक हो कि इंडिया से लेंगे या नहीं लेंगे, वो देखना पड़ेगा, तो उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सेम है हमारा एग्रीकल्चर, हमारे फार्मर कैटेगरी जो है, फार्मिंग कैटेगरी जो है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, इसमें भी डिटेल्स आएंगी। तो अपनी नजर तेज रखें, फटाफट डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, जैसी डिटेल आए और क्विकली इस अपॉर्चुनिटी पे जंप कर जाएं। 2026 में इसके बारे में हम ज्यादा और बात करेंगे। और यार अब बात हो जाए फ्रेंच की, लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स की। देखो, कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, फ्रेंच और इंग्लिश। अब ये बहुत सालों से चल रहा है कि जो लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, सीईसी कैटेगरी में, एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, उनके पॉइंट्स 10, 15, 20 कुछ कम रह जा रहे थे, तो वो फ्रेंच का सहारा ले रहे थे। तो अभी भी वो चीज वैलिड है। अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते तो आप फ्रेंच सीख के, फ्रेंच का एग्जाम देके एक्स्ट्रा पॉइंट्स कर सकते हो। और ये आपकी हेल्प सिर्फ फ्रेंच सीखने में या फ्रेंच के थ्रू क्वालिफाई करने में नहीं करेगा। कल को अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या बड़े बैंक में जॉब चाहिए, तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जस्ट बिकॉज आप बायलिंगुअल हो, यानी कि आप फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलते। तो फ्रेंच पे भी दोस्तों मेरे हिसाब से फोकस करो आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इतना सा पुश चाहिए जो फ्रेंच के थ्रू आ सकता है, तो अपना दिन रात झोंक दो यार उसमें, और फ्रेंच की तरफ फोकस करके आप लैंग्वेज बेस्ड इमिग्रेशन में भी अपॉर्चुनिटी लेके क्वालिफाई करके कनाडा आ सकते हो, या अपनी पीआर यहां पे अगर आप हो तो पीआर को ले सकते हो। हाँ भाई, मैं ये बता दूं कि अगर आप फ्रेंच कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो तो उनके जो क्वालिफिकेशन स्कोर हैं वो नॉर्मल यानी कि सीईसी क्लास से बहुत कम है। मान लो सीईसी 520 के आसपास ऑन एन एवरेज रन कर रहा है आजकल, तो जो फ्रेंच कैटेगरी है वो रफली आपका रन करेगी 400 के आसपास। अब फर्क देखो कितना ज्यादा है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड पाथवे, लेकिन आई डोंट वांट टू पुश यू, आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू। ऐसा ना हो कि आपको फ्रेंच मतलब बिल्कुल ही मन ना हो करने का और उसमें पैसे भी लगा लो कोचिंग में और एग्जाम भी पास ना हो। तो वो आप थोड़ा सा, जो आपके दिल से आवाज है, थोड़ी सी दिल की भी सुनो और दिमाग की सिर्फ मत सुनो। और अगर नहीं लगता आपको फ्रेंच, यार आप कह रहे हो नहीं यार इट्स नॉट वर्थ इट भी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। जस्ट focus on what you have to do, then French or no French you have to figure out later। तो भाई ये तो हो गई बात कि कनेडियन गवर्नमेंट ने, कनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कौन कौन से नए बम फोड़ दिए हैं लोगों की उम्मीदों पे। अभी तो फिलहाल ताला नहीं लगाया तो कम से कम एक स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं तो एक छोटा सा कॉमा, थोड़ा सा हर्डल, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर तो लगा दिया है। और कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिसमें अभी भी उम्मीद बाकी है और आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। और यार जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कनेडियन गवर्नमेंट अब चेंजेस करेगी, तभी ये चेंजेस हो रहे हैं। इमिग्रेशन को लेके लोकल लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि बहुत ज्यादा लोग आपने भर लिए हैं। तो कनेडियन गवर्नमेंट भी अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रास्ते पे चल पड़ी है। तो अगर उम्मीद टूट रही है या चीजें डिले हो रही हैं तो इसमें डोंट बी शॉक, डोंट बी सरप्राइज, ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ई तो साला होना ही था। ठीक है भाई, क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको ज्यादा नाउम्मीद नहीं होना है, उम्मीद बनाए रखनी है और इमिग्रेशन कैटेगरीज को ट्रैक करते रहना है। एक क्वालिफाइड लाइसेंस प्रोफेशनल इमिग्रेशन एजेंट से बात करनी है और अपनी उम्मीद बनाए रखनी है। तो चलो भाई, आज की दुकान बंद करने से पहले मैं ये बोल दूं कि फॉलो वॉलो कर लेना यार, बटन दबा देना। छोटे से क्रिएटर को भी आपका सपोर्ट चाहिए। और कॉमेडी वॉमेडी शॉर्ट्स देखने कनाडा के बारे में तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, नहीं तो आलसी आत्मा ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, वहां पे भी आपको आपका भाई मिल जाएगा। तो जो लोग आ चुके हैं और जो लोग पीआर के प्रोसेस में हैं और जो लोग आने वाले हैं, सबके लिए वेलकम टू कनाडा।